Today we will study capillarity action. सरफेस टेंशन कंटिन्यू कर रहे हैं. कैपिलरिटी एक्शन, केशिकत्व. A tube of fine diameter is known as capillary tube. एक बहुत ही बाल के आकार की नली को केश नली कहते हैं. If a capillary tube is dipped in a liquid, यदि किसी केश नली को द्रव में डुबाया जाता है, then particles of fluid experiences two types of forces. तो द्रव के कणों के मध्य दो बल कार्य करते हैं, एडेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस. आसंजक बल एंड सहसंजक बल. Let a very thin tube is dipped in the liquid. एक बहुत ही पतली नली को द्रव में डुबाया है. Then you know that particles in the contact of liquid will experience adhesive force. तो ठोस के संपर्क वाले कण असंजक बल का अनुभव करेंगे, while forces between molecules of liquid is cohesive. द्रव के कणों के मध्य कार्य करने वाला बल सहसंजक बल होगा. Then meniscus of liquid will be concave if liquid wet the surface of solid. यदि द्रव ठोस के कणों को गीला कर देते हैं तो कैपिलरी ट्यूब में द्रव का मेनिस्कस कॉनकेव होगा, अवतल के आकार का होगा. If we take 2 points in same horizontal line, यदि हम एक ही क्षैतिज रेखा पर दो बिंदु लेते हैं, then pressure towards the convex surface is less than concave surface. तो उत्तल सतह की ओर दाब कम होगा. Therefore, pressure at B will be less than pressure at A. बिंदु B पर दाब A की तुलना में कम होगा and liquid will flow from high pressure to low pressure. और द्रव के कण अधिक दाब से कम दाब की ओर प्रवाहित होंगे until the pressure at both points becomes same. जब तक दोनों बिंदुओं पर दाब समान हो जाएगा. Therefore, liquid rises up in the capillary tube, जिससे केश नली में द्रव ऊपर की ओर चढ़ जाएगा and pressure due to liquid level balance the pressure at these 2 points. और द्रव के स्तंभ का दाब इन दोनों बिंदुओं पर दाब को संतुलित कर लेगा. Let height of liquid in the capillary tube above the surface of liquid in the container is h. माना कि द्रव के स्तंभ से केश नली में ऊंचाई h है, इसकी ऊंचाई h है. Then in this situation, pressure at this point is equals to pressure at that point. इस बिंदु पर दाब और उस बिंदु पर दाब बराबर होंगे. यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो यहाँ पर भी प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा. यहाँ पर भी दाब वायुमंडल के दाब के बराबर होगा. Therefore, अतः excess pressure is balanced by pressure due to liquid column
ये जो अतिरिक्त दाब है वो द्रव के स्तंभ के दाब को संतुलित करेगा। एंड यू नो दैट प्रेशर टुवर्ड्स कॉन्केव सरफेस इज ग्रेटर देन 2T/R और अवतल सतह की ओर दाब 2T/R से ज्यादा होता है। तो पहले यहां पर प्रेशर 2T/R से कम था इस पॉइंट के कंपैरिजन में, इस बिंदु की तुलना में। देयरफॉर दिस डिफरेंस ऑफ प्रेशर इज बैलेंस्ड बाय H rho g, ये H rho g से संतुलित हो जाएगा। देन सरफेस टेंशन T, तो पृष्ठ तनाव T बराबर R H rho g अपॉन 2, ये पृष्ठ तनाव का सूत्र होगा। क्योंकि किसी केश नली में अगर H ऊंचाई तक द्रव ऊपर चढ़ा है, if liquid rises by the height H in the capillary tube, then surface tension T is given by the formula RH rho g by 2. But one thing remember here, एक चीज यहां ध्यान रखना है कि R is not radius of the capillary tube. R is केश नली की त्रिज्या नहीं है, while this is the radius of curvature of meniscus. यह जो है मेनिस्कस की वक्रता त्रिज्या है। ये जो मेनिस्कस बना है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अगर थोड़ा बड़ा डायग्राम देखें अपन तो उससे आपको क्लियर होगा। लेट मेनिस्कस इज कॉन्केव बिलो, माना कि मेनिस्कस नीचे की ओर अवतल है, नीचे की ओर उत्तल है, ऊपर से देखने पर नीचे की ओर अवतल है और नीचे की ओर नीचे से देखने पर सरफेस इज कॉन्वेक्स, सतह उत्तल है। रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज स्मॉल r, इस केश नली की त्रिज्या r है एंड हियर surface is curved, then angle between surface of solid and tangent is angle of contact. ठोस की सतह और स्पर्श रेखा के बीच का कोण स्पर्श कोण होगा। If we extend the line of action of surface tension, ये जो पृष्ठ तनाव का बल लग रहा है, it act along tangent, स्पर्श रेखा के अनुदिश कार्य करेगा और इसका रिएक्शन लिक्विड पर अपोजिट डायरेक्शन में होगा। दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय सॉलिड सरफेस, यह ठोस सतह पर कार्य करने वाला बल है। एंड सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड बाय द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठोस के कण भी द्रव पर विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाएंगे। दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, यह कोण भी थीटा होगा। एंड इन द इक्विलिब्रियम, और साम्य अवस्था में इफ वी ड्रॉ अ नॉर्मल ऑन दिस टेंजेंट, यदि हम इस स्पर्श रेखा पर एक अभिलंब आलेखित करें, देन दिस इज द सेंटर ऑफ दिस कर्व सरफेस, तो यह इस वक्रीय सतह का वक्रता केंद्र होगा। दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका वक्रता केंद्र होगा। एंड दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यह इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। दिस होल एंगल इज 90 डिग्री, देयरफॉर दिस रिमेनिंग एंगल इज 90 माइनस थीटा एंड दिस होल एंगल इज 90 डिग्री, एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड नॉर्मल, अभिलंब और स्पर्श रेखा के बीच का कोण। तो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा और ये पूरा 90 डिग्री है, सो दिस एंगल विल बी थीटा, तो ये कोण भी थीटा होगा। ऑन कंप्लीटिंग दिस राइट एंगल ट्राइंगल, इस समकोण त्रिभुज को पूरा करने पर cos थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण, दैट इज स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। देयरफॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर is equals to r upon cos theta. Theta is angle of contact, small r is the radius of capillary tube and capital R is the radius of curvature of meniscus. ये केश नली की त्रिज्या है, ये जो सिलेंडर है इसकी रेडियस है स्मॉल r
और कैपिटल आर ये जो मेनिस्कस बना है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसकी वक्रता त्रिज्या है। यू नो दैट cos थीटा इज लेस देन 1, cos थीटा का मान 1 से कम है, therefore रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। वक्रता त्रिज्या केश नली की त्रिज्या से अधिक होगी, उसकी त्रिज्या से अधिक होगी। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ आर इन दिस इक्वेशन, आर का मान रखेंगे अगर, देन सरफेस टेंशन इन द टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, केश नली की त्रिज्या के पदों में जो पृष्ठ तनाव का सूत्र होगा वो होगा आर एच रो जी अपॉन 2 cos थीटा, आर एच रो जी अपॉन 2 cos थीटा। यू नो दैट सरफेस टेंशन इज कांस्टेंट फॉर गिवन पेयर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। किसी दिए गए ठोस और द्रव के युग्म के लिए पृष्ठ तनाव एक नियत राशि है, एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट इज आल्सो कांस्टेंट। संपर्क का कोण भी एक नियत राशि है। एंगल ऑफ कांटेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज ऑफ कैपिलरी ट्यूब। संपर्क का कोण केश नली के आकार और उसकी लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। T इज कांस्टेंट, T नियत है। थीटा इज आल्सो कांस्टेंट, थीटा भी कांस्टेंट है। डेंसिटी एंड G इज आल्सो कांस्टेंट। द्रव का घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण भी नियत है, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ R एंड H विल बी कांस्टेंट। इसलिए वक्रता त्रिज्या और ऊंचाई का गुणनफल एक नियत राशि होगा। दिस इज कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज R1H1 is equals to R2H2। R is the radius of curvature of meniscus, meniscus की वक्रता त्रिज्या है। Here theta and T is also constant, therefore product of R and H is also constant। ये भी एक नियत राशि होगा for different capillary tube। अलग अलग केश नली के लिए R और H का गुणनफल एक नियत राशि होगा। R और H का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। If we use a capillary tube of greater diameter, अधिक व्यास की केश नली लोगे, then height will be less, तो उसमें द्रव के स्तंभ की ऊंचाई कम होगी। जो लिक्विड कॉलम की हाइट है वो डिक्रीज हो जाएगी। If R increases, then H decreases। यदि R बढ़ता है तो H का मान घटेगा। Similarly, if height of liquid column in the capillary tube increases, then radius of curvature decreases, तो वक्रता त्रिज्या का मान घटेगा, वक्रता त्रिज्या का मान घटेगा। बट एंगल ऑफ कांटेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, संपर्क का कोण वही रहेगा। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इफ अ रॉड इज डिप्ड इन द लिक्विड, यदि किसी छड़ को द्रव में डुबाया जाता है, एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट इज थीटा, और यहां पर संपर्क का कोण थीटा है। ऑन बेंडिंग द रॉड बाय एंगल 5 डिग्री, यदि इस छड़ को 5 डिग्री से मोड़ दिया जाए, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो संपर्क के कोण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक चीज ध्यान रखना है, एंगल ऑफ कांटेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द बेंडिंग और इंक्लिनेशन ऑफ द रॉड, ये छड़ के झुकाव पर निर्भर नहीं करेगा। इट रिमेन्स कांस्टेंट, ये सदैव नियत रहेगा। अगर पहले ये 2 डिग्री था तो अभी भी एंगल ऑफ कांटेक्ट 2 डिग्री ही रहेगा। सो एंगल ऑफ कांटेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, संपर्क का कोण नियत रहेगा। क्वेश्चन, 2 capillary tubes are dipped in a liquid having diameters are D and 2D, then find ratio of height of liquid column in tubes। दो केश नलियों को एक द्रव में डुबाया जाता है जिनके व्यास D तथा 2D है, तो उनमें द्रव की स्तंभ की ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। रेशियो ऑफ हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम
then you know that R into H is constant value. R और H का गुणनफल नियत होता है. If we take two different capillary tube, यदि दो अलग अलग केश नलियों को डुबाया जाता है whose radii are different, जिनकी त्रिज्या अलग अलग है, then height of column also different, तो इनकी ऊंचाइयां भी अलग अलग होगी द्रवों की. R1 H1 is equals to R2 H2, then H1 upon H2 is equals to R2 upon R1. डायमीटर का रेशियो है D और 2D, then we get 2D upon D, then ratio of height of liquid column will be 2:1. तो द्रव की स्तंभों की ऊंचाइयों का अनुपात 2:1 होगा. द्रवों की स्तंभों की ऊंचाइयों का अनुपात 2:1 होगा. रेशियो ऑफ हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम विल बी 2:1. Let height of liquid column in capillary tube is H and its length reduced to H by 2, then find new height of liquid column in tube. एक केश नली को द्रव में डुबाने पर द्रव की स्तंभ की ऊंचाई उसमें h है. यदि h/2 ऊंचाई की h/2 लेंथ की कैपिलरी ट्यूब को डुबाया जाए, देन व्हाट विल बी द न्यू हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम इन द ट्यूब. तो अब नए द्रव की स्तंभ की ऊंचाई कितनी होगी? दैट इज वी आर टेकिंग कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ. अपर्याप्त लंबाई की केश नली ली जाती है. कैपिलरी ट्यूब में 10 सेंटीमीटर लिक्विड अगर ऊपर चढ़ रहा है एंड हियर लेंथ ऑफ ट्यूब इज ओनली 5 सेंटीमीटर, नली की ऊंचाई केवल 5 सेंटीमीटर है, तो क्या होगा? मेनिस्कस व्हेन लिक्विड स्टार्ट राइजिंग अप इन द कैपिलरी ट्यूब, केश नली में जब द्रव ऊपर चढ़ना प्रारंभ करेगा, देन इट्स टॉप मेनिस्कस रिमेन्स कर्व्ड. तो इसका ऊपर का मेनिस्कस सदैव वक्रीय रहेगा. एंड इफ लिक्विड वेट्स द सरफेस ऑफ सॉलिड, यदि द्रव ठोस को गीला कर देते हैं, देन मेनिस्कस इज कॉन्केव अप, ऊपर की ओर अवतल रहेगा. और इस सिचुएशन में यहां पर प्रेशर जब तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बैलेंस नहीं हो जाता, तब तक लिक्विड ऊपर चढ़ता ही जाएगा. लिक्विड टॉप तक आ गया क्योंकि इसमें h हाइट तक लिक्विड ऊपर चढ़ सकता है. बट हियर लेंथ ऑफ ट्यूब इज इनसफिशिएंट. केश नली की ऊंचाई अपर्याप्त है. उसकी ये जो हाइट है वो h/2 ही कर दी आपने. देन व्हाट हैपन? तो क्या होगा? लिक्विड कंटिन्यूअसली राइजिंग अप, द्रव ऊपर चढ़ता ही जाएगा एंड इट रीचेस एट द टॉप, और ये टॉप तक पहुंच जाएगा, बट इट नेवर ओवरफ्लो. लेकिन यह कभी भी केश नली के बाहर नहीं गिरेगा, क्योंकि यहां पर जब लिक्विड टॉप तक चढ़ जाएगा, वहीं तक इस पर एडहेसिव फोर्स लगेंगे, केवल वहीं तक इस पर असंजक बल कार्य करेंगे. टॉप तक आ जाने के बाद यहां पर h कम है, देन रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीजेस, तो इसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी. अगर हाइट h होना चाहिए
लेकिन ट्यूब लेंथ h/2 है, h हाफ है, देन रेडियस ऑफ कर्वेचर बिकम्स ट्वाइस, तो इसकी वक्रता त्रिज्या डबल हो जाएगी। कैपिलरी ट्यूब की रेडियस तो वही है, लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीजेस, इसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ेगी, बट एंगल ऑफ कांटेक्ट रिमेन्स सेम, किंतु इसका संपर्क का कोण वही रहेगा। तो यहां पर अगर इनसफिशिएंट लेंथ की कैपिलरी ट्यूब आप ले रहे हो तो उसमें लिक्विड कॉलम की हाइट h/2 होगी, टॉप तक लिक्विड चढ़ेगा, लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले के कंपैरिजन में डबल हो जाएगी, एंगल ऑफ कांटेक्ट वही रहेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेंथ ऑफ ट्यूब हैविंग इनसफिशिएंट लेंथ। यह अपर्याप्त लंबाई की केश नली के लिए कॉन्सेप्ट है कि जो लिक्विड है वो टॉप तक आएगा, ओवरफ्लो नहीं होगा, और वहां पर उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज हो जाएगी, उसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ेगी, इसका सेंटर ऊपर चले जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज होगी, एंगल ऑफ कांटेक्ट वही रहेगा, कैपिलरी ट्यूब की रेडियस वही है, लिक्विड का सरफेस टेंशन वही है, h की वैल्यू h/2 है, तो r यहां पर डबल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? देन व्हाट विल बी द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम? अब लिक्विड कॉलम की हाइट कितनी होगी? वो h/2 रहेगी अप टू द टॉप ऑफ कैपिलरी ट्यूब। केश नली के ऊपर तक, उसके टॉप तक, सतह तक पानी भर जाएगा, या जो भी लिक्विड है वो ऊपर तक चला जाएगा। If a capillary tube of glass is dipped in pure water, then nature of its मेनिस्कस, यदि किसी कांच की केश नली को शुद्ध जल में डुबाया जाए तो मेनिस्कस का नेचर क्या होगा? यू नो दैट एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर वाटर इज 0 डिग्री। शुद्ध जल के लिए संपर्क का कोण 0 डिग्री होता है, and if cos theta is 0 then cos 0 will be 1 and small r is equals to capital R। तो इस सिचुएशन में थीटा 0 डिग्री है, then cos theta will be 1 and radius of curvature is equals to radius of capillary tube। इस स्थिति में जो वक्रता त्रिज्या है वो केश नली की त्रिज्या के बराबर होगी, और ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हाइपोटेन्यूस बेस के इक्वल है? ऐसा तभी पॉसिबल है व्हेन सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई एट द सेंटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब। ऐसा तभी संभव है जब यह वक्रता केंद्र इस पॉइंट पे आ जाए, और इस सिचुएशन में जब सेंटर ऑफ कर्वेचर कैपिलरी ट्यूब के केंद्र पर स्थित होगा, देन रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज इक्वल टू रेडियस ऑफ मेनिस्कस। तो यहां पर वक्रता त्रिज्या केश नली की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी, एंड दिस सरफेस विल बी परफेक्टली हेमिस्फेरिकल, और यह सतह पूर्णतः अर्धगोलाकार होगी। हियर सरफेस इज नॉट हेमिस्फेरिकल, यहां पर यह पूरा अर्धगोला नहीं है, which is lie inside the capillary tube, जो इस केश नली के अंदर है। This is not complete hemispherical surface, यह आधा गोला नहीं है। But in case of water and glass, कांच तथा पानी की स्थिति में ये जो मेनिस्कस होगा ये एक हेमिस्फीयर होगा, और यहां पर ये जो कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस है इट कोइंसाइड विथ लाइन ऑफ सॉलिड, ठोस की रेखा के संपाती है, एंड थीटा विल बी 0 डिग्री, और यहां पर थीटा 0 है, बट सरफेस रिमेन्स कॉनकेव, सतह यहां पर अवतल होगी,
हियर मेनिस्कस इज ऑल्सो कॉन्केव, यहां पर भी मेनिस्कस अवतल होगा, बट दिस इज हेमिस्फेरिकल सरफेस। ये जो है अर्धगोलाकार सतह होगी, हेमिस्फेरिकल सरफेस होगी। तो क्वेश्चन में अगर पूछा है कि प्योर वाटर में अगर ग्लास की कैपिलरी ट्यूब को डुबाया जाता है, इज डिप्ड इन अ प्योर वाटर, देन नेचर ऑफ सरफेस विल बी हेमिस्फीयर। तो सतह अर्धगोलाकार होगी, सतह अर्धगोलाकार होगी। इफ अ कैपिलरी ट्यूब is dipped in the liquid, एक केश नली को द्रव में डुबाया जाता है, द्रव में डुबाया जाता है वर्टिकल ऊर्ध्वाधर, then height of liquid, vertical height of liquid is h। तो इसमें वाटर सरफेस के ऊपर द्रव्य की जो ऊंचाई है वो h है। नाउ कैपिलरी ट्यूब इज इंक्लाइंड बाय एंगल थीटा। यदि अब इस केश नली को थीटा कोण से झुका दिया जाए, देन व्हाट विल बी द न्यू हाइट। तो अब इसकी नई ऊंचाई क्या होगी, एंड व्हाट विल बी द स्लैंट हाइट, इसकी तिर्यक लंबाई क्या होगी लिक्विड कॉलम की ट्यूब में। यू नो दैट दिस डिफरेंस ऑफ प्रेशर इज बैलेंस्ड बाय द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। ये जो दाबांतर होता है ये द्रव के स्तंभ के दाब के द्वारा संतुलित होता है। एंड इन अ कंटेनर और किसी बर्तन में प्रेशर डिपेंड ओनली वर्टिकल हाइट, दाब केवल ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पर निर्भर करता है। इफ यू इंक्लाइन द कैपिलरी ट्यूब, यदि हम इस केश नली को झुकाते हैं, देन वर्टिकल हाइट डिक्रीजेस, तो इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई घटेगी, तो यहां पर प्रेशर कम हो जाएगा। टू बैलेंस प्रेशर डिफरेंस, लिक्विड राइजेस अप इन द ट्यूब, द्रव ट्यूब में ऊपर चढ़ जाएगा, until the vertical height becomes equal to initial height, जब तक कि यह ऊर्ध्वाधर ऊंचाई उसकी प्रारंभिक ऊंचाई के बराबर हो जाएगी। यानी पहले अगर वर्टिकल हाइट h थी इन द वर्टिकल सिचुएशन, तो इस इंक्लिनेशन कंडीशन में भी वर्टिकल हाइट उसकी h ही रहेगी, therefore h dash is equals to h। स्लैंट हाइट, वाटर कॉलम की जो लेंथ है ट्यूब में वो इंक्रीज होगी, लेकिन वर्टिकल हाइट उसकी उतनी ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो यहां पर लेंथ कितनी हो जाएगी, cos थीटा आ जाएगा बेस अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइट। cos, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो यहां पर अपन sin थीटा लगाएंगे। sin थीटा क्या आ जाएगा, sin थीटा आ जाएगा h अपॉन l, देन l इज इक्वल टू h अपॉन साइन थीटा। वर्टिकल से आप झुका रहे हो, ये वाला एंगल दिया हुआ है तो यहाँ कॉस आ जाएगा। एंड यू नो दैट साइन थीटा इज लेस देन 1, देन एल इंक्रीजेस, एल का मान पहले से बढ़ेगा। पहले अगर ट्यूब में लिक्विड कॉलम की लेंथ 10 सेंटीमीटर थी, देन इट विल बी ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर इन द कंडीशन ऑफ इंक्लिनेशन। झुकाने पर 10 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाएगी। If a capillary tube is dipped in the liquid in zero gravity, यदि किसी केश नली को शून्य गुरुत्वाकर्षण में द्रव में डुबाया जाए और इन द आर्टिफिशियल सैटेलाइट या किसी कृत्रिम उपग्रह में, एक कैपिलरी ट्यूब को आर्टिफिशियल सैटेलाइट में
लिक्विड में डुबाया, देन इफेक्ट ऑन हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम एज कंपेयर टू प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी। जब ग्रेविटी में उसमें ग्रेविटी के प्रेजेंस में हमने कैपिलरी ट्यूब को डुबाया था, तब उसकी लिक्विड कॉलम की जो हाइट थी ट्यूब में, और जीरो ग्रेविटी में आप डुबा रहे हो, तब लिक्विड कॉलम की हाइट पर क्या इफेक्ट होगा। जीरो ग्रेविटी है, इन द आर्टिफिशियल सैटेलाइट whole weight of body is consumed in the requirement of centripetal force। अभी केंद्रीय बल की पूर्ति में भार खर्च हो जाता है। बॉडी विल बी वेटलेस इन द आर्टिफिशियल सैटेलाइट। कृत्रिम उपग्रह में भार शून्य होगा। जी की रिलेटिव वैल्यू जीरो है, जी का अपेक्षित मान जीरो है। देन T इज इक्वल टू आर एच रो जी अपॉन 2 और आर एच रो जी अपॉन 2 cos theta। दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस, दिस इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। इस सिलेंडर की रेडियस है। जी की वैल्यू अगर जीरो है, देन हियर आर इंटू एच इज इक्वल टू इंफिनिटी, और आर और एच का प्रोडक्ट अनंत हो जाएगा। बट हियर एच इज फाइनाइट, एच यहां पर नियत है। कैपिलरी ट्यूब की जो लेंथ है वो भी अपन कांस्टेंट रख रहे हैं। कैपिलरी ट्यूब की लेंथ कांस्टेंट है। यहां तक लिक्विड ऊपर तक टॉप तक चढ़ गया है, इसमें जी जीरो है। यहां पर प्रेशर कम बना रहेगा, क्योंकि पहले सरफेस कॉनकेव थी और डिफरेंस जो प्रेशर का था वो 2T/R था। लिक्विड ऊपर जाता जा रहा है, लेकिन इसका वेट जीरो है। Therefore, pressure due to liquid column will be zero। द्रव के स्तंभ की ऊंचाई के कारण दाब शून्य होगा। लिक्विड कंटिन्यूअसली राइजेस अप इन द ट्यूब। द्रव ट्यूब में ऊपर चढ़ता ही जाएगा। बट यू नो दैट आउटसाइड द कैपिलरी ट्यूब एडहेसिव फोर्स विल बी नेग्लिजिबल। ट्यूब के बाहर असंजक बल नगण्य होंगे। टॉप तक चढ़ेगा बट नेवर ओवरफ्लो, लेकिन कभी भी यह ओवरफ्लो नहीं होगा। यहां पर R और H का प्रोडक्ट तभी इनफाइनाइट हो सकता है when R is infinite, radius of curvature becomes infinity। यहां पर वक्रता त्रिज्या अनंत हो जाएगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी इंफिनिटी, वक्रता त्रिज्या अनंत होगी। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, ये तभी संभव है व्हेन सरफेस बिकम फ्लैट। इस सिचुएशन में कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो सरफेस होगी वो समतल होगी, वो फ्लैट होगी। इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति में, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यहां पर वक्रता त्रिज्या अनंत हो जाएगी। हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम इज फाइनाइट। द्रव की जो स्तंभ की ऊंचाई है यहां पर वो नियत है। इस टाइप के यहां पर क्वेश्चंस बनते हैं जो अपन ने डिस्कस किए। हियर वी टेक द एग्जांपल ऑफ लिक्विड which wet the surface of solid। यहां हमने ऐसा एग्जांपल लिया है लिक्विड का जो सॉलिड को गीला कर देता है। इट राइजेस अप इन द कैपिलरी ट्यूब। यह केश नली में ऊपर चढ़ जाएगा। मेनिस्कस विल बी कॉनकेव फ्रॉम अपसाइड, ऊपर की ओर से इसका मेनिस्कस अवतल होगा। मेनिस्कस अवतल होगा। इफ वी डीप द कैपिलरी ट्यूब in a liquid which does not wet the surface of solid, यदि हम केश नली को ऐसे द्रव में डुबाते हैं जो कि ठोस की सतह को गीला नहीं करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पेयर ऑफ ग्लास एंड मर्क्यूरी, यहां पर हम पारा और कांच का उदाहरण लेते हैं। यहां पर सरफेस इस टाइप से होगी, बिकॉज एंगल ऑफ कांटेक्ट विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री।
यहां पर संपर्क का कोण 90 डिग्री से ज्यादा होगा। अंदर भी ऐसा ही होगा। सरफेस लिक्विड की ऊपर से कॉन्वेक्स है, इस टाइप से है, देयरफॉर प्रेशर बिलो दिस कर्व्ड सरफेस will be greater than above the surface। यहां की बात करें तो यहां प्रेशर ज्यादा होगा, यहां प्रेशर कम होगा। इफ वी टेक 2 पॉइंट इन सेम लेवल, यदि हम समान स्तर पर 2 बिंदु लेते हैं, इस पॉइंट पर जो प्रेशर है वो ज्यादा होगा, इस पॉइंट पर प्रेशर कम है। लिक्विड विल फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, that is from capillary tube to the container। यहां पर द्रव केश नली से निकलकर इसकी ओर प्रवाहित होगा, बाहर की ओर जाएगा, और तब तक लिक्विड जाता रहेगा जब तक कि इस पॉइंट और इस पॉइंट पर प्रेशर सेम नहीं हो जाते। therefore meniscus inside the capillary tube, केश नली में द्रव का मेनिस्कस ऊपर की ओर उत्तल होगा, ऊपर की तरफ से कॉन्वेक्स होगा, एंड इफ और यदि दिस डिप्रेशन इन हाइट ऑफ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब इज h, यहां पर अगर ये डिप्रेशन h है, देन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन अकॉर्डिंग टू द एसेंट फॉर्मूला, तो जो पहले हमने एसेंट सूत्र लिखा था वो सेम रहेगा, बस इसमें डिप्रेशन हाइट लेंगे, देन T इज इक्वल्स टू RH रो जी अपॉन 2, एंड डिप्रेशन इन हाइट ऑफ लिक्विड, इसमें जो अवनमन होगा ऊंचाई में वो होगा 2T अपॉन R रो जी, और 2T cos थीटा अपॉन R रो जी। 2 cos थीटा आएगा इफ यू कंसीडर द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब लेंगे, एंड 2T cos थीटा, और यहां से अपन R रो जी को अपॉन में लिया है, ये इसका डिप्रेशन हाइट होगी। देन इफ वी डीप द कैपिलरी ट्यूब इन द लिक्विड which wet the surface of solid, then liquid rises up inside the capillary tube, and in case of liquid which does not wet the surface of solid, liquid column depressed, द्रव नीचे दब जाएगा, and formula of height और surface tension remains same। सूत्र वही रहेगा। डिप्रेशन होगा कि एलिवेशन होगा, यह एग्रेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स की रिलेटिव वैल्यूज पे डिपेंड करते हैं। सरसंजक बल और असंजक बलों के सापेक्षिक मान पर निर्भर करता है कि द्रव केश नली में ऊपर चढ़ जाएगा कि नीचे दब जाएगा, उस पर डिपेंड करेगा। वो अपन अभी देखेंगे एग्रेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्सेस में क्या रिलेशन होगा, लिक्विड उसमें ऊपर चढ़ेगा कि नीचे दब जाएगा, वी विल डिस्कस लेटर। रिलेशन बिटवीन एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस, उनमें क्या रिलेशन होगा। नाउ फोर्स एक्टिंग between two parallel plates containing liquid film, दो समानांतर प्लेटों के बीच में अगर कोई द्रव की फिल्म है तो उन प्लेट्स के बीच में कितना फोर्स लगेगा ये फाइंड करना है। लेट देयर आर टू रेक्टेंगुलर प्लेट्स, दो आयताकार प्लेटें हैं, एंड दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के बहुत ही नजदीक है,
एंड लिक्विड इज प्रेजेंट बिटवीन द सर्फेसेस ऑफ प्लेट्स। प्लेटों की सतहों के मध्य द्रव उपस्थित है। इफ सेपरेशन डिक्रीजेस देन एब्रेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस कम इन द एक्शन। असंजक और सहसंजक बल क्रिया में आ जाते हैं। एंड दिस स्मॉल गैप बिहेव एज ए कैपिलरी ट्यूब, और यहां पर एक केश नली बन जाती है। इफ लिक्विड वेट्स द सरफेस ऑफ सॉलिड, यदि द्रव ठोस को गीला कर देते हैं, देन आउटर सरफेस ऑफ मेनिस्कस विल बी कॉन्केव। इधर की सतह उसमें अवतल होगी, और यहां पर सरफेस अगर कॉन्केव है तो इस सिचुएशन में यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा और इस पॉइंट पर प्रेशर कम होगा। दोनों प्लेट्स के बीच में प्रेशर कम होगा, बाहर प्रेशर ज्यादा होगा। और बाहर प्रेशर ज्यादा है, देन नॉर्मल फोर्स विल एक्सपीरियंस बाय द सरफेस ऑफ प्लेट्स। प्लेटों की सतह एक अभिलंबवत बल का अनुभव करेगी, क्योंकि ये जो प्रेशर डिफरेंस है उसके कारण फोर्स लगेगा। एंड दीज प्लेट्स स्टिक टुगेदर, ये प्लेटें एक दूसरे से चिपक जाएगी। लेट सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इज वेरी स्मॉल। प्लेटों के बीच का अंतराल बहुत कम है, डी। वी कैन टेक एज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसे हम वक्रता त्रिज्या मान सकते हैं। सेपरेशन बहुत स्मॉल है। देन फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस इंटू सरफेस एरिया ऑफ प्लेट्स, दाबांतर इंटू पृष्ठीय क्षेत्रफल। देन एफ इज इक्वल टू 2t अपॉन डी इंटू सरफेस एरिया ऑफ प्लेट, प्लेटों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द प्लेट्स ड्यू टू लिक्विड फिल्म। प्लेटों के बीच जो द्रव की फिल्म है उसके कारण या पृष्ठ तनाव के कारण दो प्लेटों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, इसका फॉर्मूला है 2t by d into surface area of the plate। d is the separation between the plates, प्लेटों के बीच का अंतराल है। d is very very small, d बहुत कम है। area is large, प्लेटों का क्षेत्रफल ज्यादा है। Therefore these plates experience very large amount of force। इन प्लेटों के मध्य बहुत अत्यधिक बल लगेगा। दो प्लेट्स को गीला करके अगर पास लाएंगे, then we have to apply large amount of force in separating them। इन्हें दूर करने में बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ता है, ये फोर्स बहुत ज्यादा होगा। For example, if we put a glass on a plate which is wetted, यदि हम किसी गीली प्लेट के ऊपर ग्लास को रख दें तो ग्लास के साथ प्लेट भी ऊपर आ जाती है। कई बार आपने देखा होगा, किसी कंटेनर के ऊपर प्लेट रखी है, उस पर ग्लास रखा हुआ पानी का, एंड इफ यू पिक अप द ग्लास देन प्लेट इज आल्सो मूव विद द ग्लास। और कुछ बार ग्रेविटी के कारण वो नीचे गिर जाएगी उसके वेट के कारण, लेकिन वो उसके कांटेक्ट में आ जाएगी एंड इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स, ये बल का अनुभव करेगी। उसका फॉर्मूला ये होता है। जैसे एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड प्रेजेंट बिटवीन टू प्लेट्स is 80 dyne per centimeter and volume of liquid between plates is 20 ml, is 20 ml, 20 ml। Then find normal force experienced by each plate. Normal force experienced by each plate where gap between plates is 10 mm। दो प्लेटों के बीच एक द्रव भरा हुआ है जिसका पृष्ठ तनाव 80 डाइन प्रति सेंटीमीटर है, और प्लेटों के बीच का जो अंतराल है, उनके बीच की दूरी जो है
वो 10 मिलीमीटर है। देन व्हाट विल बी द फोर्स एक्सपीरियंस बाय प्लेट्स, तो प्लेटों पर कार्य करने वाला बल कितना होगा। T दिया हुआ है, D दिया हुआ है, एरिया इज नॉट गिवन, प्लेटों का पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं दिया हुआ है। तो ये जो फिल्म है इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ फिल्म विल बी सरफेस एरिया ऑफ प्लेट्स इनटू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, ये वॉल्यूम हो जाएगा, प्लेट्स का सरफेस एरिया इनटू उनके बीच का गैप। वॉल्यूम कितना है, या तो ऐसा यूनिट का यूज करो या सीजीएस का। सीजीएस यूनिट यूज कर लेते हैं, 10 ml that is 20 ml that is 20 centimeter cube area into gap। 10 मिलीमीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10 से डिवाइड किया तो ये आया सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। देन सरफेस एरिया ऑफ प्लेट विल बी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर कैंसिल करने पर प्लेट्स का सरफेस एरिया आ गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन फोर्स F इज इक्वल टू, बल F बराबर 2T बाई डी इंटू ए, 2 इंटू 80 डाइन इंटू एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर डाइन पर सेंटीमीटर, और इनके बीच का गैप कितना दिया हुआ है 0.1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, वी गेट द आंसर इन द डाइन, ये आएगा 8 2 16, 16 2 32, 1 2 3 into 10 to the power 3 dyne। This much amount of force will experience by the plate due to the surface tension। पृष्ठ तनाव के कारण प्लेटों के मध्य इतना बल यहाँ पर कार्य करेगा। इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्लास में we will continue the surface tension and discuss about the adhesive and cohesive forces and nature of the meniscus।